साहब, इंडिया फिर बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को मुसलसल एंगेज किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस, जब भी हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ होती है इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी आपने पाकिस्तान मीडिया के परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया एलओसी पर सीमा उल्लंघन करता है और इंडिया में जो कुछ भी होता है वह पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। जबकि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान पहले एलओसी पर खुद सीमा उल्लंघन करता है और उसके जवाब में हमारी वीर भारतीय सेना उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। आपको बताते चले कि इस साल पाकिस्तान ने एलओसी पर 3000 से भी ज़्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। चलिए हम इस पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। देखिए जी, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखना ये है, पहले हिंदुस्तान के रवैये को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं, वो पंचिंग बैग पाकिस्तान को बनाता है एक कवर अप के लिए, लेकिन वो अपना एक स्ट्रेटजी, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। उनकी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं और उसको वो हतमी अंजाम तक लेकर जाते हैं, सिर्फ दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को डिटर करने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हैं। क्योंकि इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अज़ाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डाले। सिर्फ खित्ते में एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो उन्हें रेजिस्ट कर सकता है और करता है, उसको वो एंगेज करते हैं और अपने मकसद को वो अचीव कर लेते हैं। आप अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने जब पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना था तो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने बिला जवाज चढ़ाई कर दी। न वो उस मामले में स्टेक होल्डर्स थे, न ईस्ट पाकिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन में हल तलब था, न वो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट था और न इंडिया उसमें स्टेक होल्डर था सिवाय एक नेबर कंट्री होने के। लेकिन उन्होंने उस मौके को नहीं जाने दिया और इंदिरा गांधी ने उस वक्त आर्म फोर्सेस को भेजकर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। जल साहब, अभी आपने इंदिरा गांधी का हवाला दिया, तो इंदिरा गांधी ने जो एक इंटरव्यू दिया था अपने उस जमाने में, उसमें जो बातें की थी कि वो भी मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वही बात वो कर रही है। इंदिरा गांधी हिटलर की भी एग्जांपल ले रही थी, मशरकी पाकिस्तान का भी। जरा वो पहले वो क्लिप सुनते हैं जरा इंदिरा गांधी का। जनरल साहब, इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल देखें उस जमाने में 1971 में उनकी पॉलिसी क्या थी, वो कह रहे थे कि जेनोसाइड जो मुबैना तौर पे उनका था कि उस पर हम खामोश नहीं रह सकते। अब ये देख लें, क्या ये तमाशाई हम बन के वहां तमाशाई देखते रहे? हमसे तो तवक्को यही की जाती है और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर है और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं। आज हिटलर से वर्स्ट जेनोसाइड मोदी कर रहा है कश्मीर के अंदर और बिलअमूम हिंदुस्तान पूरे के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ वो सलूक कर रहा है। इस पे यूएन का जो कमीशन है, अभी ताजा तरीन रिपोर्ट आई है मजहबी बर्दाश्त के बारे में कि हिंदुस्तान में अजीब। फिर उन्होंने जब सियाचिन को ऑक्यूपाई करना था तो 1984 में इंदिरा गांधी ने अप्रैल में सियाचिन को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। आज तक 30 बरस हो गए, तकरीबन 28 बरस हो गए, हम उनको वहां से नहीं निकाल सके। एक तरफ वो उन्होंने सियाचिन को ऑक्यूपाई कर लिया, एक तरफ वो कश्मीर के अंदर अब आप जुल्म कर रहे हैं और अब उन्होंने इसकी शनाख्त को तब्दील करके यूएन रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया, शिमला एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और अब हिंदू भी हैं और उनके पीछे अमेरिकन भी हैं। अगर वो ये इसमें अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं और यहां पर वो अपने इजराइल और हिंदुस्तान अपने बेसिस बना लेते हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर हम दिफाई जंग लड़ते रह जाएंगे। उस वक्त हम खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज भी उठाएंगे और पाकिस्तान आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का दिफा करने पे मजबूर हो जाएंगे। वहां पे शारा रेशम का और चाइना के साथ जो हमारे जमीनी राब्ते हैं उनका दिफा करते हुए हम अगली बाकी 70 बरस गुजार देंगे। तो ये वक्त है कि हम कोई अमली कदम उठाएं और दुनिया को बावर कराएं कि एक तो मजहबी बुनियाद पर जो जुल्म हो रहा है
इस पे ओआईसी की लीडरशिप के जमीर को जगाएं और उनकी तवज्जो दिलवाएं। हमारा दीन हमें यह कहता है, हम और एक तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं, हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अगर आवाज से कुछ नहीं होता तो फिर अमली कदम उठाना होगा, वरना कल हमें दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर कर देगा हिंदुस्तान। उस वक्त हम जानी खुदा ना खास्ता जानी नुकसान भी उठाएंगे। जिस जंग को हम अवॉइड कर रहे हैं ये हम पर थोप दी जाएगी और फिर हम उस वक्त आइंदा 70 बरस शाहराह रेशम का और गिलगित बल्तिस्तान का और आजाद कश्मीर का दिफा करते रहेंगे और इस कश्मीर को हम खो चुके होंगे। कश्मीरियों की उम्र के एक बहुत भयानक सिनेरियो है। हमें अब वक्त है कुछ करने का, आवाज उठाने का, अमली इकदाम करने का। जनरल साहब, इसमें शरारतें खत्म नहीं हो रही। अब जो नई शरारत उन्होंने की है कि जो मौसम की खबरें जो सुनाते हैं उसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर दिया है। जो मोदी है, जो अजीत डोवल है, जो अमित शाह है, ये तो अब सब चीज़ें अज़र मिन शम्स है, सबके सामने आ चुकी हैं। सबका जो चेहरा है, जो अगली जो फेस ऑफ इंडिया है, हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे और हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं सवाए मुजम्मत के? देखिए, इसका फैसला हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है। हमारी लीडरशिप ने यह फैसला करना है कि हमने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का दिफा किस तरीके से करना है, हमने अपने के लिए किस हद तक जाना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सलामती मुज़मर है कश्मीर की सलामती के साथ। कश्मीरियों को हक मिलेगा तो पाकिस्तान सलामत रहेगा और अगर खुदा ना एब्जॉर्ब कर लिया गया तो मैं जैसा पहले मैंने कहा है, हमारे पास सिवाय दिफाई जंग लड़ने के और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आप कह रहे हैं उन्होंने उसको शामिल कर लिया है वेदर रिपोर्ट में। वेदर रिपोर्ट नहीं, उनकी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें खाली रखी हुई हैं और उनकी आरएसएस की लीडरशिप ये कहती है कि हमारी लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन मुत्तहिदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 24 नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे और इस असेंबली में आकर बैठेंगे, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज हमारी लोकसभा मुकम्मल हो गई। काम हुआ वो आपने देख लिया। इस वक्त वो जो कुछ कर रहे हैं वो वहां पे करती रहेगी। इस फैसले का ये फैसला है जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है और कौम को एक सही सिमत में लेकर जाना है और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन ने हुकूमत के साथ खड़े होना है। दिफा से लड़ी हुई जंगें जीती नहीं जाती, जंग वो जीती जाती है जिसको दुश्मन के इलाके में लेकर जाया जाए। हम अभी तक डिफेंसिव में बैठे हैं। हिंदुस्तानी लीडरशिप ने जब भी कोई फैसला करना होता है वो कर गुजर तक नहीं की। अदालत ने फैसला ले लिया, नेशनल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका उन्होंने कहा और कर गुजरे और यानी वो कर गुजर जाते हैं और दुनिया कुछ करती भी नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान यानी हम लोग वर्स्ट इफेक्ट है और इस पे आइंदा भी कुछ नहीं करेगी। जो कुछ करना है हमें खुद करना है। अच्छा जनरल साहब, उनको अपने तजारती मफाद और स्ट्रेटेजिक मफाद अजीज हैं और हमें भी इसको काउंटर भी करना है। और देखिए साथ साथ कायदे आज़म को भी विंडिकेट कर दिया। जो लोग कभी डाउट करते थे पाकिस्तान बनने पे अब तो बिल्कुल साबित हो गया। जनरल साहब, कश्मीर की जो इंटरनल सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान वहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है, जो इंटरनल डायनामिक्स हैं कश्मीर के, जिस तरह पहले हमने देखा था कि बुरहान वानी के बाद लोकल एक दफा फिर एक इंतफादा था, लीडरशिप उभर कर आई थी। अभी रियाज जो नाइकू थे वो भी अब इन्होंने शहीद कर दिए और इसको डिले करते रहे। फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्ती फैमिली को उन्होंने अपने साथ में लाया और वो यूनियनिस्ट थे जो इंडियन यूनियन में रह के कश्मीरियों के हक की बात करते थे। हुर्रियत वाले हमेशा प्लेबिसिट की बात करते थे और एक और छोटा तबका था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। इस तरीके से उन्होंने तकसीम करके हिंदुस्तान में ले जा रहे हैं और उनकी जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको उन्होंने कैद खाने में डाल दिया है। अब वो डिवाइड एंड रूल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लीडरशिप को फिर तकसीम कर दिया जाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज के लिए भी 370 और 35A के रिवोक होने के बाद एज अ इंटीग्रल पार्ट वो कश्मीरियों को धोखा देकर हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात नहीं कर सकते। तो ये मौका है जब हमने इस मामले को पहचानना है और इस यूनियन जो लीडरशिप के मकासद में जो इत्तेफाक आया है, उनकी जो यूनियन बनी है, जो इत्तेहाद हुआ है, हिंदुस्तान जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, इस वक्त उन्हें जितनी पाकिस्तान की और यूनाइटेड नेशन की जरूरत है इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। अमेरिका और वेस्ट अपना मफाद देखेगा। अमली कदम पाकिस्तान ने उठाना है।
इस पर चर्चा में अभी आपने सुना कि पाकिस्तान कश्मीर और सियाचिन जो कि भारत का भिन्न अंग है उस पर अपना झूठा दावा और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सियाचिन जो कि बहुत ही दुर्गम पहाड़ी है और वहाँ टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, उस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था, जिसे हमारे वीर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। और आपको ये भी पता होगा पीओके और गिलगित बल्टिस्तान जिस पर पाकिस्तान का आज भी नाजायज कब्जा है वो भी इंडिया का है और उस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया हुआ है। जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान भारत का भिन्न अंग है और उसे हम लेकर रहेंगे, तब से पाकिस्तान बहुत ही घबराया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।